आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज यूपी और दिल्ली की सियासी हलचल का बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर उन्होंने कह डाला, आज 2022 में 1992 से डबल ताकत है। खंडर मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, जो 1992 में हुआ वो 2022 में होगा। वहीं आज दिल्ली में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताकर कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और दावा किया कि यह कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है, जो हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बना है। ताजमहल मकबरा है या मंदिर, इस पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने आज ही सड़कों के मुगल कालीन नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर आज होगी महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कोर्ट में विवाद, बयान में क्यों आग? आज 22 है और 92 से डबल ताकत के साथ ये युवा यहाँ बैठा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। 22 का संगीत, 92 का सुर। वही कहा कि उनका सर्वे चल रहा है, अगर ज्ञानवापी पर सर्वे टीम गई है तो वहां लोगों ने घुसने नहीं दिया। वहां ओवैसी जैसे नेता बयान दे रहे हैं कि कोर्ट गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है। किस लिए बोल रहे हैं ऐसा? देखिए, हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें उस टाइम की बनी हुई है, सबका सर्वे होना चाहिए और सब अपने पुराने स्वरूप में आनी चाहिए। देश की आज़ादी तो हुई, लेकिन सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के लिए हिंदू जनभावना के जो आस्था से जुड़ी हुई चीज थी, उसकी आज़ादी नहीं हो पाई। कुतुब मीनार वर्सेस विष्णु स्तंभ। जो कुतुब मीनार को जो बोलते हैं, ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो कहीं ना कहीं उस सनातन की जो वो थी, वो सबको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा गया है। काशी की लड़ाई, सियासत हाई। भारतीय जनता पार्टी अपने नौजवानों, किसानों और जनता के साथ किए गए पाप को छुपाने के लिए संगीत सोम जैसे लोगों को आगे करके हिंदू मुसलमान नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती। दिल्ली में नाम की लड़ाई सड़क पर आई। तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह रोड के नाम पर होना चाहिए। अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो बाबर लेन है, उसका नाम खुदीराम बोस लेन होना चाहिए। हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड होना चाहिए। औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए। शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड होना चाहिए। तो महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं कि आज की सियासी हलचल क्या रही। बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया और वो बयान क्या था? आज 2022 में 1992 से डबल ताकत है। उस वक्त के युवाओं से ज्यादा डबल ताकत आज है। खंडर मस्जिद को ध्वस्त किया गया था 1992 के अंदर। जो 1992 में हुआ वो 2022 में भी होगा, ये कह रहे हैं संगीत सोम। ज्ञानवापी विवाद में कल फिर से सुनवाई होगी। दरअसल यहां पर तय हो सकती है सर्वे की अगली तारीख, और इतना ही नहीं, कोर्ट कमिश्नर बदलने की जो मांग थी उस पर भी कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। आज दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रख दी हैं। कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, इस पर भी कल फैसला होगा, और साथ ही वीडियोग्राफी सर्वे कब होगा, इस पर भी फैसला होगा। लेकिन देखिए, एक और विवाद जुड़ गया है। कुतुब मीनार को हिंदू संगठनों ने अब विष्णु स्तंभ करार दिया है और कहा है कि कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है। कुतुब परिसर में प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर मंदिर ही थे, उन सबको ध्वस्त करके कुतुब मीनार बनाया गया। हिंदू रीति रिवाज, प्रार्थनाओं को फिर से वहां पर शुरू किया जाना चाहिए, यह भी हिंदूवादी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। गुरुवार को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी।
तो एक एक करके विवादों की फेरिस्त बढ़ती जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, आज जो है सुनवाई नहीं हो सकी है। लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ये सुनवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी कि ताजमहल के अंदर नीचे की तरफ जो 22 कमरे हैं जिनको खोले जाने की बात है, उसको लेकर जो है वो याचिका दायर की गई है। बीजेपी की मांग है कि अब दिल्ली में सड़कों का नाम भी बदला जाए, मतलब जो मुगल बादशाहों के नाम पर यहाँ रोड्स के नाम थे उन सबको बदला जाए। सड़कों को मुस्लिम गुलामी का प्रतीक बताया और कहा कि स्वतंत्रता सेनानी या वीरों के नाम पर उनका नाम रखा जाना चाहिए। दिल्ली में सड़कों के नाम बदले जाने की मांग भाजपा ने उठाई है। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त शबनम पांडे है, भाजपा नेता, अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महेंद्र राजू दास जी, हिंदू धर्मगुरु, विशाल मिश्रा जी, आरएसएस समर्थक, हाजी हसन अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शबनम पांडे जी, सवाल आपसे यही कि ज्ञानवापी का जिक्र क्या आया? अब तो कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है, ताजमहल का मामला उठाया गया, अब दिल्ली में सड़कों का नाम बदले जाने की बात कर रही है। तो जब सारे मामले कोर्ट में हैं और हर पक्ष ये कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का हल होना चाहिए, तो ऐसे में सियासी आग क्यों उगली जा रही है? देखिए, मैं नहीं समझती कि ये सियासी आग है। कोई भी मुकदमा चलता है, कोई मुकदमा होता है तो हर पक्ष सोचता है कि हम मुकदमा जीत रहे हैं। और अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या के मसले पे 500 सालों तक मुकदमा चलता रहा, तथ्य होते हुए भी कहीं ना कहीं जो सरकारें आई अड़ंगा डालती रही, चाहे वो प्रदेश सरकार उस वक्त की रही हो या केंद्र सरकार उस वक्त की रही हो, अड़ंगा डालती रही। आखिरकार नहीं, लेकिन शबनम जी, मैंने जिस सियासी आग की बात करी, मैंने संगीत सोम की तरफ यहाँ इशारा किया। वो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप समझाइए। क्या भाजपा साथ है संगीत सोम के इस बयान के? वो कह रहे हैं 1992 में जो हुआ वो 2022 में फिर से होगा। युवाओं में अब ज्यादा जोश है, दुगना जोश है 1992 से। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या भाजपा उनके इस बयान का समर्थन करती है? देखिए, उनके बयान को मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का किया है तो उसका मैं मतलब यही मानती हूँ कि उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से अयोध्या के मसले में सारे फैक्ट्स होने के साथ हम संवैधानिक तौर पे अयोध्या के मसले को जीते हैं, उसी तरीके से उनका कहना है ज्ञानवापी में भी बहुत से फैक्ट्स हैं जिनको तहखाने में बंद करके सरकारें राजनीति करती रही। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताले नहीं खुलवा रहे, तहखाने का वीडियोग्राफी नहीं, न्यायालय कर रहे हैं। और न्यायालय के करने पे अगर अड़ंगा लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारनामे हैं पिछली सरकारों की जिनको वो छिपाते रहे हैं और जिसकी वजह से तथ्यों को जनता के बीच नहीं लाने दे रहे। अगर देश का एक नागरिक भी प्रश्न चिन्ह उठाता है तो निश्चित तौर पे न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो जिम्मेदारी बनती है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो। अगर वो शंका है, अगर वो फैक्ट्स है, दोनों पे ध्यान देना। पर कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी को जिस तरीके से रोका जाता है, जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर को हटाए जाने की बात की जाती है, तो लगता है एक पक्ष पहले ही हताश हो चुका। और उसी हताश को देखते हुए संगीत सोम जी ने जो कहा है कि हम जीतेंगे ये भी चुनाव, जैसे 92 में हमने जीता उसी तरीके से अब ये भी हम जीतेंगे। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है भाजपा की तरफ से कि पूर्व की सरकारों ने फैक्ट्स को देखे फैक्ट्स को देखने के बावजूद आंखें बंद कर ली थी, तहखानों में बंद कर दिया था, इस चीज का जिक्र भी होने नहीं दिया जाता था। आज जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को लग रही है और किसी को नहीं लग रही है। ये हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश के लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश ने हमेशा इसका परिचय दिया है। जब जब उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा गया है, जब जब उत्तर प्रदेश की जनता का एग्ज़ाम लिया गया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा संविधान और न्यायपालिका का सम्मान किया है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो 92-22 की बात कर रहे हैं, तो उनको जनता ने ही सबक सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। यही सब कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता ने उनको पटक दिया, किसी और ने नहीं पटका, जनता ने। क्योंकि जनता है ना, जनता हमेशा समाज के अंदर में वो देखती है कि समाज कैसे उन्नति करे, समाज अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, समाज में महिलाएं कैसे सुरक्षित हों,
समाज में यहाँ महंगाई कैसे कम हो, समाज में बेरोजगारी कैसे कम हो, घरेलू जो सिलेंडर है वो कैसे 1000 रुपए से घट के 300 रुपए पे आ जाए, कैसे यहाँ डीजल पेट्रोल 120 रुपए से घट के 50 रुपए पे आ जाए, कैसे हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो और दाल 200 रुपए की जगह 30 रुपए में किलो बिक रही हो, और जो नींबू है ये 25 रुपए का एक ना मिले, ये कम से कम गरीब आदमी अपनी शिकंजी बना के पी ले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का सिर्फ काम कर रही है। उसको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो परेशान है। उसे पता है अगर हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो समाज के मुद्दों पे हमें मुंह की खानी पड़ेगी, तो क्योंकि जनता यहाँ भूखमरी से मर रही है। 116 नंबर में हिंदुवादी संगठन जिस तरह की बातें उठा रहे हैं उनको मुद्दा नहीं मानते, उनको मुद्दा आप नहीं मानते। नींबू आप रोजाना शो में लेकर के आते हैं, और ये नींबू आपने चुनाव से पहले भी जनता को दिखाया था। हर चीज के दाम जो आप शो में रोज बताते हैं वो भी आपने चुनाव से पहले दिखाए थे, लेकिन साथ ही साथ इन मुद्दों का भी जिक्र हुआ था। और आप जानते हैं कि जनता ने किसका साथ दिया है, जनता ने किसको जिताया है। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि दरअसल कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर जनता के दिल को छूते हैं। ठीक है अनुराग जी, आपके पास लौटेंगे। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक बात सुन लीजिए। जो प्रभु राम 10 सेकंड, जो प्रभु राम की बात करते थे, रम में राम बसते हैं, उनको पार्टी में लेके उनके पुत्र श्री को रम का मंत्री बना दिया। इनाम ले जाओ। आपने आपने प्रभु राम के बारे में ये बात की है, आपको इनाम मिलता है। आपके बेटे को रम का मंत्री बनाते हैं। जो कहते थे दशरथ राम के बेटे नहीं है, आइए 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 निषाद साहब मंत्री पद ले जाइए, आपको मंत्री पद दिया जाता है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी कि आप दशरथ जी के बेटे ही नहीं थे प्रभु राम। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इनको ना प्रभु राम से लेना देना है, ना प्रभु हनुमान जी से लेने देना है, ना मां सीता से लेना देना है। आप मंत्रियों के, आप नेताओं के बयानों की बात करेंगे तो सपा के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने श्री राम, रामलीला या रामचरितमानस को लेकर बहुत आपत्तिजनक बयान पूर्व में दिए हैं। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, आपने बात कंप्लीट कर ली है। महंत राजू दास, आज जो चर्चा ज्ञान वापी से शुरू हुई है, उसके बाद अब कुतुब मीनार के लिए आवाज उठ रही है, ताजमहल के लिए आवाज उठ रही है, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों के नाम बदल जाए। ठीक है अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए, गलत बात है, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। राजू दास जी, हर कोई ये चाहता है कि संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन मामलों का हल निकले, तो ऐसे में सियासत कौन कर रहा है? इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है? नहीं, देखिए सुनिए हमारी बात को। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा। विषय ये है कि जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदू और मुसलमान करके, हमने सहज स्वीकार किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में हिंदू और मुसलमान रहते हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, नहीं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए मत। नहीं, उठ जाओ भैया। राजू दास जी, बात पूरी कीजिए अपनी, आपकी आवाज जा रही है। वहाँ पे बोल लो, क्यों बुलाए हो? राजू दास जी, आप ही की आवाज जा रही है ऑन एयर, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस प्रकार से ये सनातन, जिस प्रकार से इस सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक विचार लोगों में बना था कि आप देखिए, आजादी के बाद से सदैव हमारे ऊपर कुठाराघात हुआ, दबाया गया। हमने कभी भी न डंडा उठाए, न पत्थर मारे, न कभी विरोध किए। आप देखिए, अयोध्या को मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने सहा, भगवान राम को कोर्ट में लाया। जज साहब कहते थे, क्या यही दशरथ के बेटे हैं? आपका कागज कहाँ है? आप एविडेंस दो, साक्ष्य दो, प्रमाण दो। हमने सब किया, हमने कहाँ विरोध किया? कभी विरोध क्या? कभी रोड पे आए क्या? कभी दंगा क्या? कभी मुसलमान भाइयों की दाढ़ी पकड़ी क्या? यहाँ पर हिंदू पक्षकार, मुसलमान पक्षकार एक साथ एक तांगा में जाता था, एक साथ चाय पीता था और उसके बाद मुकदमा लड़ता था। आज फैसला हुआ। इसी प्रकार देखिए, आप देखिए ज्ञान वापी आप कहीं पर जाएंगे, किसी भी मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे
कि जिधर नंदी का मुख होता है उधर शिवलिंग होता है। बिल्कुल, चलिए, ये इसको तमाम भी छोड़ दलीलें जो दीजिए। हैं वो इसके हिंदुवादी बाद संगठनों की उस तरफ से दी ज्ञान जा रही है वापी राजू दास जी। प्रसाद और को मना आपने करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, नहीं, वो ये कि जब ये मुकदमे चल रहे थे तो चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, दोनों के पक्षकार एक साथ जाते थे, प्रोसीडिंग अटेंड करते थे, बाहर आकर चाय पीते थे, सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से होता था, क्योंकि अदालत में एक विश्वास था कि जो अदालत फैसला सुनाएगी देश संविधान से चलता है, हमें मंजूर है। लेकिन आज वही अदालत जब ये ऑर्डर पास करती है कि ज्ञान वापी का वीडियो सर्वे होना चाहिए, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? आपके पास लौटेंगे राजू दास जी, लेकिन विशाल मिश्रा जी उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दें। आरएसएस विचारक हमारे बीच में हैं। विशाल जी, ये बताइए, आरोप ये भी लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, इन मुद्दों को और ज्यादा उछाला जा रहा है ताकि इसका लाभ जो है वो 2024 में आपको मिल पाए। देखिए, अब ये विपक्ष का अपना एक नैरेटिव है कि हर बात को चुनाव से जोड़ देना। चुनाव तो ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ तो 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि अगर हमारी आस्था, जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, अगर आज उनको सुधारा जा रहा है, आज हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था का अगर पुनर्स्थापना हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सत्य सर्वे हो जाने दीजिए। आप कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय है, न्यायालय के आदेश को आप नहीं मानते, आप सर्वे नहीं करने देते। आखिर ऐसा क्या है जो आप छिपाना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा तो सच का सच सामने और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पहली बात। दूसरी बात जो आज आपने बात कही, देखिए, कौन नहीं जानता कि 1669 में औरंगजेब ने किस प्रकार से मुगलिया फरमान दिया था, मंदिर गिराए गए थे, कौन नहीं जानता? मैं आज आपसे सवाल करता हूं, आप जाइए ना, अंदर जाइए, आप अवशेष आपको क्या मिल रहे हैं? आप बताइए कमल, आप बताइए कलश, आप बताइए हिंदू देवी देवताओं के प्रति ये क्या दर्शाता है? इनको किसी ने बाद में तो स्थापित नहीं किया। और आज मैं आपको एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। कुतुब मीनार की भी बात की हुई, जो है ज्ञान वापी की भी बात हुई, मैं एक और ऐड कर देता हूं। आप 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं 2.5 दिन में बना था। आप उस झोपड़े को जाकर देखिए ना, जो बीसल देव की हरिकेल नाटक की रचनाएं हैं ना, वो उस पर अंकित हैं। अब आप मुझे बताइए, इसको बाद में तो किसी ने अंकित नहीं किया होगा। तो जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सत्य है, कौन नहीं जानता? हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि हिंदू मंदिरों को गिराकर स्थापना की गई। 1669 का मुगलिया फरमान कौन नहीं जानता? कितने मंदिर तोड़े गए, तो और किस तरीके से तोड़े गए आखिर ये। और जब उनके ऊपर बनाया गया इमारत, तो आज अगर एएसआई द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, न्यायालय आदेश दे रहा है कि सर्वे करिए, सर्वे से पता चल जाएगा कि है वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो इस सर्वे से आखिर किसको ऐतराज है? ये बड़ा सवाल है। और ये ऐतराज आखिर क्यों है? हाजी हसन जी भी हमारे बीच में बने हुए हैं। हाजी हसन अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे बीच में। मेरा सवाल उनसे, ठीक है विशाल जी, ठीक है, आपने अपने पॉइंट्स रखे। हाजी हसन साहब बताइए, ये सर्वे कोई एएसआई तो करा नहीं रहा, ये तो अदालत के आदेश के बाद हो रहे हैं, तो आखिर ऐतराज क्यों है? होने दीजिए सर्वे, आने दीजिए वीडियो सबूत सबके सामने, जो भी होगा वो जनता देख लेगी। बहुत से मुंह बंद हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सी जबानों पर ताला लग जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या आपत्ति है सर्वे से? क्या आपको ऐसा लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, सबूत जनता देखेगी, सबूत अदालत में रखे जाएंगे, अदालत फैसला सुना देगी। जनता सबूत क्यों देखेगी? सबूत अदालत देखेगी कि जनता देखेगी? फैसला कौन देगा? सबूत अदालत ही देखेगी, लेकिन जनता को पता होना चाहिए ना उसके अंदर निकला क्या। तो वो वीडियोग्राफी तस्दीक करेगी ना वहाँ है क्या पास। हाँ बिल्कुल। अभी आरएसएस के प्रचारक साहब हैं, उनके पास औरंगजेब का फरमान मौजूद है, वही अदालत में दे दे, उसी पे फैसला हो जाए। अगर वो फरमान है इनके पास और ये दावा कर रही, कौन नहीं जानता, अदालत को जानकारी में ले आए और उसी पे फैसला दे दे अदालत। किसी सर्वे की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जब इतना कठोर साक्ष्य, इनके पुख्ता साक्ष्य इनके पास है, तो इनसे अनुरोध करूंगा कि अदालत में जाए, वो साक्ष्य रख दे और जज साहब उस पर फैसला दे दे। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं, इनके मुगलिया सल्तनत के जो साक्ष्य पेश करेंगे और अदालत उस पर फैसला देगी, हम उसको मानेंगे और मनवाएंगे।
नहीं, लेकिन हाजी साहब आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अदालत का एक छोटा सा ऑर्डर मानने में तकलीफ हो रही है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसमें शब्दों के बीच में से शब्द निकाले जा रहे हैं, गिना जा रहा है कि इस बैरिकेड की बात थी, उस बैरिकेड की बात नहीं थी, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। सीधी सी बात है, एक सर्वे होना है, कमीशन जाके जांच करेगा, पक्षपातपूर्ण रवैया जो करेगा उसका विरोध होगा। क्या पक्षपातपूर्ण रवैया है बताइए? इस तरह का आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। हालांकि मामला लंबित है, आप कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात कर रहे हैं। वीडियोग्राफी की जाए, क्या अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि दीवारों को कुरेद क्या उसकी वीडियोग्राफी की जाए? देखिए हाजी साहब, आप जिस कुरेदने की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने देखा नहीं है हालांकि कि सर्वे टीम जब वहां पहुंची वीडियोग्राफी की और किस तरह के सबूत उसने जुटाए। कार्बन डेटिंग के लिए भी सैंपल लिया जाता है जिससे पता किया जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर या फला चीज कितने पुरानी, कितने साल पहले उसका निर्माण हुआ था और किन चीजों से निर्माण हुआ। लेकिन वीडियोग्राफी सर्वे की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है, उस पर आप क्यों एतराज कर रहे हैं? मेरे इस बात का जवाब अदालत में ही गए हैं ना, अदालत में ही गए हैं उस कमीशन के खिलाफ, अदालत में गए, कहीं और नहीं गए हैं, उसी अदालत में गए हैं। तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर क्या प्लान करना चाहते थे ये लोग? क्या प्लानिंग के आरोप तो हाजी साहब आप पर भी लग रहे हैं कि जैसे ही मामले में एक कदम आगे सबूतों की तरफ बढ़ना चाहती है अदालत, आप लोग अपर कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर देते हैं। छिपाने का आरोप तो आप पर भी लग रहा है ना कि आप क्यों छिपाना चाहते हैं, आप फौरन उसे कोर्ट में जाके चैलेंज कर देते हैं। इसीलिए आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि क्या आप खुद नहीं चाहते कि वीडियोग्राफी हो, खुद नहीं चाहते कि सबूत सच सामने आए? कैसे चाहते हैं, क्यों फिर अपर कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं? रवैया ना हो, क्या पक्षपातपूर्ण, मुझे बताइए क्या पक्षपातपूर्ण रवैया क्या हुआ आपके साथ वहां पर? सर्वे टीम को आपने आगे नहीं जाने दिया, बैरक लौटा दिया उनको, और सरकार ऐसा माहौल बनाए कि ऐसी कार्रवाई हो, अदालत उस पर ऑर्डर करे। ठीक है, अदालत जब ऑर्डर करती है तो वो आपको मंजूर नहीं होता, आप फौरन चैलेंज करने पहुंच जाते हैं। खैर, शबनम पांडे जी बताइए, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर ही जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ठीक है हाजी साहब, अब बाकी लोगों का जवाब सुन लीजिए। शबनम पांडे। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं सपा के साथी का जवाब देना चाहती हूँ। जिस तरीके से माननीय संगीत सोम जी के लिए उन्होंने कहा कि जनता ने जवाब दिया, तो उन्हें भी देखना चाहिए अपने गिरेबान में कि जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया और उनकी पार्टी को क्या जवाब दिया। किस तरीके से गोलियां चलाने वालों पे, कार सेवकों पे जनता ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव में इतिहास रचा जनता ने 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पे दोबारा विश्वास किया। अब ये पूछते हैं हाजी साहब कि आपको लगता है कि मामला ठीक हो जाएगा? मैं गवाहों के साथ, फैक्ट्स के साथ बताती हूँ कि मामला ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए अयोध्या के मसले में सारे फैक्ट्स होते हुए 500 साल तक उसको लटकाया गया मुकदमे को। ललितपुर का बता दीजिए, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जब आप जजमेंट उसके दिया साथ तो खड़े होंगे, मामला कितनी अच्छी तरीके ललितपुर की से बच्ची के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? समस्या का समाधान हुआ। ललितपुर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, आपका क्या राय है? ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है? विषय पर बोलने दीजिए उनको, पूछ लीजिएगा आप अपने सवाल, लेकिन एक बार विषय पर बात पूरी होने दीजिए। विषय पर बात पूरी होने दीजिए, आप अपने सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल विषय पर सवाल पूरे होने दीजिए। हाँ, ये भी आम जनता की भावना से जुड़ा है, वरना इतने साल तक कोर्ट में नहीं चलता ये मामला। लोग श्रृंगार गौरी पर जाकर पूजा अर्चना ना कर रहे होते, ये भी भावना से जुड़ा है लोगों का मामला। बोलिए शबनम जी, जवाब आप दे दीजिएगा, मेरी सुन लीजिए पहले। एक मिनट अनुराग जी, आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं आपको मैं अलग से समय दूंगी, आपको मैं अलग से समय दूंगी अनुराग जी। शबनम जी को बात पूरी करने दीजिए पहले। महिलाओं की समस्या पे उठा रहा हूं। ठीक है, आप उठाइएगा ना, मैंने कहा ना मैं आपको समय दूंगी, पहले शबनम जी बात पूरी कर लें। गलत बात है अनुराग जी। शबनम जी बोलिए। अनुराग जी, ये नॉन स्टॉप बोलने की प्रथा खत्म कर दीजिए। डिबेट मतलब सबको बोलने का मौका होना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी सांस्कृतिक आस्था है उसकी भी विकास की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और अगर एक भी नागरिक को ऐसा लगता है कि हमारी जो भी आस्था के स्थल हैं उस पर आक्रांताओं ने तोड़फोड़ मचाया और वहां पे अनाधिकार उस पर एक ढांचा तैयार किया, तो उसके लिए वो कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट जाने पे अगर वो फैक्ट्स के साथ कोर्ट के आदेश की इंतजार करते हैं तो आपको भी सब्र रखना चाहिए, हिंदू मुसलमान उस पर नहीं करना चाहिए। सड़कों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे विश्व का कोई देश बताइए जिस देश में आक्रांताओं पे सड़कों का नाम रखा गया हो, जो अंग्रेजों पे नाम रखा गया हो। पर हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया और उन आक्रांताओं को याद करने के लिए तमाम जगहों पे उनके
के नाम पर इमारत ठीक है, ये बनाए सारी गए, मांग सड़कें जो है वो बनाए गए। हिंदुवादी तो ये संगठनों की सारे- तरफ से सामने रखी जा रही है। ठीक है शबनम जी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए पूरी जनता आपको सुन रही है। आप आरोप लगाते हैं भाजपा पर हिंदू मुसलमान करने का। आज यहाँ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए विषय पर बात हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, ताजमहल के 22 कमरे खोले जाए ना खोले जाए उसका मामला है, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा गया, दिल्ली में जो मुगल बादशाहों के नाम पर सड़कें हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाए, ये विषय चल रहा है। सबसे पहले बताइए सपा का स्टैंड क्या है, और उसके बाद आप फिर महिला सुरक्षा पर बोलना चाहते हैं, बेरोजगारी, आप नींबू दिखाएं, मिर्ची दिखाएं, ठीक है, लेकिन एक बार पहले इस पर जवाब दे दीजिए। हो गया हाँ, हो गया, बताइए, जवाब दीजिए। हाँ देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरी बहुमत में है। सरकार चाहे जिसका नाम बदल ले, कोई सरकार को रोक रहा है क्या? आप बताइए आस्था जी, कोई रोक रहा है क्या? नाम बदलने पे कोई किसी को रोक रहा है? चाहे जिसका नाम बदल दो, नाम नंबर तो बदले ही हैं आपने 5 साल तक। जो समाजवादी ने काम किया उसका नंबर बदल दिया, ये आप नाम बदल रहे हो तो बदलो। लेकिन भैया नाम नंबर बदलने के साथ साथ किसके लिए बदल रहे हो? समाज की जनता के लिए ना। तो समाज की संस्कृति, जैसे बात आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कि हमें हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए, तो हमारी संस्कृति तो बचेगी ना। बचाने के लिए भी तो आपको ही काम करना है ना। आपको ही यहाँ रोजगार पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सबको रोजगार मिले, क्योंकि वो भी तो समाज की बात है। आप नाम नंबर बदलिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे बात फिर कौन करेगा? फिर समाज में जो यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इस पे बात कौन करेगा? फिर कौन बात करेगा? बेरोजगारी से लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, कौन बात करेगा? ललितपुर की बच्ची, 13 साल बच्ची के साथ एक थानेदार में आरोप लगता है कि उसके साथ अन्याय किया, उस पे बारे में कौन बात करेगा? कौन बात करेगा कि किस तरह से यहाँ पे एक चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कौन बात करेगा कि यहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय कैसे हुआ? कौन बात करेगा कि यहाँ पे फिलहाल तो जितनी जनता आपको सुन रही होगी अनुराग जी, वो ये जरूर बात कर रही होगी कि आप ना तो ज्ञानवापी पर बोलना चाहते हैं, ना आप ताजमहल पर बोलना चाहते हैं, ना आप मुगल बादशाहों के नाम पर जो रोड है उन पर बोलना चाहते हैं। क्या स्टैंड है, आप इस पर नहीं बोलना चाहते? ये बताइए। मुस्लिम पक्ष सर्वे होने नहीं दे रहा, इस पर क्या कहेंगे? चीजों को तहखाने में बंद करके हिंदू मुसलमान करके वोट पाया है। सरकार कमजोर है, सरकार कुछ कराना नहीं चाहती है, सरकार माहौल बनाना चाहती है। माहौल बताइए शबनम जी। भैया सरकार आपकी है, संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानते आप। ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, एक मिनट शबनम जी, ठीक है, जोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ विपक्ष का आरोप है कि सरकार है, सरकार ही नहीं चाहती सर्वे हो, टकराव की स्थिति बनी रहे, माहौल बना रहे। राजू दास जी माहौल नहीं महंत जी, अरे महंत जी नमस्कार। महंत जी नमस्कार तो ले लो, उस पर स्टैंड क्यों लेंगे? उनको क्या राजू दास जी बोलिए। हाँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नमस्कार। जय श्री राम बोलो, अरे हिंदू राष्ट्र आशीर्वाद की दो, जय, बोलो अन्ना आशीर्वाद। भदौरिया, बोलो अन्ना भदौरिया, हिंदू बोलिए, राष्ट्र की यहाँ पे जय, हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान की महिलाओं की जय, हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों की जय, हिंदुस्तान के सभी देवी देवताओं की जय, हिंदुस्तान में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो, हिंदुस्तान में यहाँ पे सीताराम की बात हो, यहाँ कृष्ण की बात हो, यहाँ बौद्ध की बात हो, सभी धर्मों जाति की बात हो, सभी धर्मों जाति को सबकी सम्मान बात हो मिले, रही, सबकी बात हो रही, को न्याय सबकी मिले, बात हो रही, तभी तो खत्म हो गए, तभी तो जमानत जब्त हो गए अनुराग भाई। जमानत जब्त क्यों हुआ? इसीलिए जमानत जब्त हो गई, इसीलिए कोई नाम लेने वाला नहीं है। खाली दंगे पे बात करते थे, खाली बलात्कार पे बात करते थे, तुम्हारे बलात्कार होते थे, लूट होते थे, हत्याएं होती थी, क्या आपके सरकार में नहीं होती थी? आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, रोजाना टीवी डिबेट्स पर जाते हैं, और ये देखिए किस तरीके से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। अपनी अपनी बात रखिए, आप दोनों को बराबर समय दिया जा रहा है। राजू दास जी। अरे कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं तो उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है राजू दास जी, बात पूरी कीजिए। नहीं सुनिए तो दिखते हैं, ये देश और दुनिया देख चुकी है। देखिए हम बहुत पीड़ित हैं, 70 वर्षों से हमारा सुना नहीं जाता था, न कोई सुनता था। यही लोग हमको 2-2 महीने तक जेल में रखते थे, यही लोग सिर्फ एक संप्रदाय की बात करते थे। आज अगर सर्वे हो रहा है, किसी को क्या समस्या? हमको कोई समस्या नहीं है। हम कभी विरोध किया क्या? हमने कभी अनुराग भदौरिया को बोला कि तुमने इतने गोली मरवा दी है, तुम ऐसा मत करो, अयोध्या ना हो। आप ऐसे आते थे, सब कुछ करते थे। अब हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आए, साधु संतों ने तिलक लगाया। आपको हर चीज क्या कहने का मतलब है
कि जिस प्रकार से आप विषय को घुमाते हो, मतलब है कि जिस प्रकार से आप विषय को घुमाते हो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सही बात को रखना पड़ेगा और ये जनता की मांग है, जो बहुसंख्यक समाज है उसकी पीड़ा है। तो बहुसंख्यक समाज तो बहुसंख्यक समाज की अब जो भावना है, जय बोलने से काम नहीं चलेगा अनुराग जी, स्टैंड साफ करना पड़ेगा। अरे वो तो महान जी आप के तो वहां जय जाते बोल हैं के बचना चाह रहे हैं। मैं हनुमान जी का दर्शन करता हूँ तो हाँ जी, हनुमान चालीसा भी सुनाते हैं आप। ठीक है, महान जी मुझे ठीक है राजू दास जी, ठीक है राजू दास जी, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। हाजी हसन अहमद जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है मुसलमानों ने, आज जब इन विषयों की, इन मुद्दों की बात चल रही है तो पार्टी बड़ी सफाई से बच रही है। देखिए, मुसलमानों ने, अगर आप कह रही हैं समाजवादी पार्टी का साथ दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आधी आबादी उनके साथ है। मुस्लिम महिलाओं ने, शबनम जी खुद मानती हैं कि पूर्णता बहुमत इनके साथ गया है। तो अगर आधा आधा डिवाइड भी हो गया तो अच्छी बात है, भाईचारा बना रहे। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसी देश की पार्टियां हैं, कहीं विदेश से इंपोर्ट होकर नहीं आई हैं, और लोगों की अपनी अपनी स्वेच्छा होती है जो जिसके साथ भी जाएं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार बनी है तो भारतीयों के, प्रदेशवासियों के और देशवासियों के वोट से बनी है। देखिए, शबनम जी कह रही थी कि हमारी संस्कृति का पुनर्विकास हो, उत्थान हो, तो वो क्या मानती हैं कि मुसलमान इनकी संस्कृति का, इस देश का हिस्सा हैं कि नहीं? या मुसलमानों को, तमाम 30-35 करोड़ मुसलमानों को विदेशी आक्रांता ही मानती हैं? अगर विदेशी आक्रांता मानती हैं तो उस तरह से बात की जाए। अगर वो हमें नागरिक मानती भी हैं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि संस्कृति भारतीय तो हो सकती है, हिंदू मुसलमान संस्कृतियां कब से होने लगी? भारत की संस्कृति भारतीय संस्कृति हो सकती है, वो हिंदू भी हो सकता है, भारतीय, वो मुसलमान भी हो सकता है। सवाल उठाया कि क्या शबनम जी, भी हो सकता है, क्या शबनम जी या भाजपा, क्योंकि वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि वो आप लोगों को इस देश का मुसलमान या इस देश का नागरिक मानती हैं या अभी भी विदेशी आक्रांता मानती? इस सवाल का जवाब मैं शबनम जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देश के मुसलमान खुद को इस देश का नागरिक या हिस्सा मानते हैं? क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे टीम को दूर रखने के लिए यह दलील दी गई कि नॉन मुस्लिम एंट्री नहीं कर सकता मस्जिद के अंदर, जबकि अदालत का आदेश था। यदि आप इस देश का हिस्सा हैं तो आप इस अपनी धार्मिक भावनाओं को संविधान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप हैं इस देश का हिस्सा, आप मानते हैं? देखिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने तोप के गोलों मुंह पे बंद के अपने जिस्म के परखच्चे उड़ाए। इस देश को बनाने के लिए 50,000 उलमाओं ने शहादत दी है। इस देश को बनाने के लिए हमने अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी है कि हम क़यामत ता उम्र आपके ग़ुलाम बन के रहेंगे। हमारा इतिहास बिल्कुल साफ है। इस देश को बनाने के लिए हमने अपना खून बहाया है। इस मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल गए हैं। तो उसी देश के संविधान के खिलाफ आप अक्सर अपनी धार्मिक भावनाओं को सामने क्यों रख देते हैं? मेरा सवाल ये था, आजादी की लड़ाई में जिसने अपना खून बहाया है, सबने बलिदान दिया है। इस देश की मिट्टी में सबका बलिदान शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है और ना इस पर कुछ सवाल है। ठीक है हाजी साहब, लेकिन मेरा सवाल वर्तमान से है। क्या वर्तमान समय में आप धर्म या मुसलमान खुद को देश के संविधान से ऊपर मानते हैं? धार्मिक भावना यदि आपके हिसाब से नहीं मानी जाएगी तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वहां आपके लिए संविधान मायने नहीं रखता। लेकिन जब 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 किसी नियम कानून के तहत सबको उसके दायरे में लाया जाता है, तब आपको संविधान याद आता है। आस्था जी, सवाल हमारा है, शबनम जी से है, क्या सरकार की जिम्मेदारी एक धर्म विशेष तक है? ठीक है, मैं ये सवाल, धर्मों के, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, लेकिन चलिए जो सवाल आपने शबनम जी से पूछा है मैं उनके पास, आपके सवाल का जवाब क्या चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट चाहती है आप बताइए। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप बस अपने जवाब से जनता को संतुष्ट कर देते और कह देते कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर, देश का संविधान किसी भी धर्म न्याय से, किसी भी धार्मिक भावनाओं से ऊपर है और आप न्याय के साथ खड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बचना चाहते हैं इस बात से शबनम जी, लेकिन आप पर सवाल हाजी साहब ने पूछा। सवाल नहीं करना चाहती, मैंने पूछ दिया आपका सवाल। हाजी साहब जवाब सुन लीजिए, ठीक है, शांत रहिए, जवाब सुन लीजिए। आप ही का सवाल मैंने पूछा है, मैं आपके जवाब सुन लीजिए हाजी जी। हाजी जी, आप मेरे शब्द नहीं करेंगे ना, मैंने सवाल पूछ दिया। ठीक है शबनम जी,
सवाल फिर से कीजिए। हाजी जी देखिए, मैंने अपनी वक्तव्य में एक भी बार हिंदू मुसलमान नहीं बोला, पर आप विक्टिम कार्ड खेलने से कभी भी छुटते नहीं। आप बार बार मुसलमान करके आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री बार बार मंचों से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आप कितने गुरुद्वारे बनवा दिए आपने, कितने गिरजाघर बनवाए पिछली सरकारों में, जवाब तो दीजिए आप। कहीं न कहीं सांस्कृतिक आस्थाओं को तहखाने और कमरों में ताला लगा कर रखा गया। जनता नागरिक करवाया, कितने गुरुद्वारों की मरम्मत करवाई, आई तो उसकी आवाज बंद कर दी गई। अगर उनको आज न्याय मिलने का समय आया है तो हिंदू मुसलमान करके आप क्या जताना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो अपने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है कि वो अगर कुछ सोचता है कि उसे इस मुद्दे पे न्याय मिलना चाहिए, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायालय के निर्णय को सभी को बराबरी से मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप मुसलमान होकर देखिए, आप लोग चाहे जितना मर्जी वाद विवाद कर ले, आप लोग चाहे जितना मर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा दे, लेकिन एक बात सच है, वो ये कि देश जो है वो संविधान से चलता है। अदालत का ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा, अदालत का ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा। ठीक है विशाल मिश्रा जी, 1 मिनट। हाजी साहब, आप अपने सवाल का तो जवाब दे नहीं पाए, आप मुझ पर अटैक कर रहे हैं। मैंने तो आपको भी पूरा समय दिया, मैंने तो आपको पूरा समय दिया, आप अपने तथ्यों से कन्विंस कर लेते जनता को। सुन रहे हैं सब आपको। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, ठीक है। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल जी एक बार मैं आऊंगी आपके पास। एक बार विशाल जी पहले बोलने। विशाल जी, आपने हाजी साहब की बातें सुनी और उनका यह कह रहा है कि देश में भेदभावपूर्ण रवैया ये सरकार मुसलमानों के साथ अपना रही है। कितने गिरजाघर बनवा दिए, कितने मस्जिदें बनवा दी, इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर ये देता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में केवल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां पर सभी धर्म, संप्रदाय और इतनी विविधताओं के साथ लोग रहते हैं। हिंदुत्व की बात हो रही है, यही हिंदुत्व का भाव है जो सबको साथ लेकर चलता है, एकात्मकता की बात करता है। ठीक है, विविधताएं संभावी है, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भी सबको साथ लेकर चलने की जो बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता है, वो हिंदुत्व की बात है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इसको अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके से एक बार शांत होकर जवाब सुन लीजिए, आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल जाए। अरे हिंदुत्व तो हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता किसी को, लेकिन बात हो रही है नहीं, हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है हिंदुत्व, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि यदि आज हमारे धार्मिक बाकी सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। बात पूरी होने दीजिए। आज तक दुनिया में किसी हुकूमत को नहीं चला। हाजी हसन जी, बात पूरी होने दीजिए, तरीका गलत है बिल्कुल। आप सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब नहीं सुनते हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी पैनलिस्ट को। हिंदुस्तान भारत के संविधान से चलेगा और संविधान के तहत जो न्याय प्रक्रिया हो रही है उसका पालन क्यों नहीं होने दे रहे? ऐसा क्या है जो आप छिपाना चाह रहे हैं? प्रत्यक्ष को सामने आ जाने दीजिए। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ आपका भेजा हुआ एजेंडा है, संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करके सच को ढकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। आप दोनों रुक जाइए। हाजी हसन और विशाल मिश्रा जी, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। हाजी हसन साहब, देखिए मुझे मजबूरी में ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, आप बाकी पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे। सबकी बात सामने आने दीजिए, सबकी बात सामने आने दीजिए। मेरा काम सवाल करना है, मेरा काम। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, ठीक है, शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया हो सकती है, अनुराग भदौरिया। बिल्कुल आप तो मैं छोड़ देता हूं जी। देखिए आस्था जी, आप पे हम सबको आस्था है, जितने पैनल यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं सबको आस्था है कि आस्था जी अगर बैठी हैं तो न्याय की बात करेंगी। आस्था जी, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। मुझसे तो आपने सवाल इतने दागे, एक सवाल आपने सरकार से पूछा क्या? बीजेपी प्रवक्ता से एक भी सवाल आपने नहीं पूछा 40 मिनट में। आप सोचिए इससे बड़ी विडंबना हो सकती है क्या? आपने सवाल ही नहीं पूछा। कौन सा सवाल नहीं पूछा? विपक्ष से इतने सवाल, नहीं, सवाल नहीं पूछा आपने।
ये आपने आप पूछा, अनर्गल बताइए, आरोप आप मत बता दीजिए, लगाइए। रास्ता जिस जी, कौन सा विषय पर सवाल डिबेट पूछा कर रहे हैं, सबसे सवाल नहीं, पूछे आप जा रहे हैं, बताइए, सबको मैं- बराबर का आप समय रिव्यू मिल रहा करके बता है। दीजिए, लेकिन कौन सा दिक्कत सवाल ये आपने है कि आप सत्ता पक्ष से असल पूछा? विषय पर ना बोलकर एक सवाल पूछा अपने तो बताइए नैरेटिव ना, चलाना आस्था चाहते जी। हैं। और हम यदि लोग की आपको आस्था पूछना है भी कि है जनता तो आपको सरकार उत्तर के प्रदेश प्रवक्ता की देख आपके रही सामने है। है, आप उनमें पूछिए आप पे सवाल। आस्था किसी ने नहीं है रोका है। कि आप आस्था जी सड़क पर बैठी करिए है, जाके आगे प्रदर्शन, इसका आप सवाल सदन में आपने उठाइए करवाई। सवाल। आप लेकिन यहाँ आपने पूछिए बीजेपी सवाल, से आपको सवाल बराबर का नहीं समय पूछा, दिया जा रहा है। लेकिन बात यह है आपने कि एक विषय पर सवाल आप बड़ी पूछा। चतुराई से निकल के बच जाएंगे और उसके बाद अपनी बात लगातार इसी तरह चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सवाल बीजेपी नहीं, इस तरह नहीं होगा। आप सोचिए, इस तरह नहीं होगा। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, एक ऐसी पत्रकारिता है कि 40 मिनट में आपसे एक भी सवाल सर्टिफिकेट लेने की बीजेपी जरूरत से नहीं है मुझे, अनुराग जी। विपक्ष से सारे सवाल, ठीक है, हमने तो आप पढ़ा लोगों था से सर्टिफिकेट की जर्नलिज्म जरूरत में नहीं है मुझे। जो पत्रकार शबनम होता है, पांडे। वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। पहली बार पता चला कि यहाँ विपक्ष से सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष से कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसको बैठाया जाएगा। सर आइए, आप बैठिए, आपके ठीक है। साथ हम भी हैं। आप कहीं गड़बड़ाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। आपसे कोई सवाल अनुराग नहीं जी, पूछा जाएगा। सत्ता पक्ष से सवाल, विपक्ष से सवाल फिलहाल पूछेंगे तो जितने और सवाल मैंने आपको आपसे हम पूछे, सेफगार्ड एक का रखेंगे। जवाब कहीं आपने कोई नहीं बात दिया। आएगी, एक का अनुराग जवाब भदौरिया आपने पे नहीं चिल्लाने दिया। लगेंगे। कभी आप नींबू लेकिन दिखा रहे थे, आपसे सवाल कभी आप नहीं दाएं बाएं की बात कर रहे अब ये थे। हालत है, ठीक है, बता दीजिए। चलिए, ठीक है। अब देखिए, शबनम पांडे जी, जी, शबनम पांडे जी, बात पूरी कीजिए अपनी, बात पूरी कीजिए अपनी। आस्था जी अब तक आपके पूछे हुए सवालों का जवाब दे रही थी, हाजी जी के पूछे हुए सवालों का जवाब दिया मैंने और भदौरिया जी के। लेकिन ये लोग सुनने से परहेज करते हैं और बात में भटकने की बात करते हैं। तो मुझे तो लगता है अब इनकी पार्टियां भटक गई है। ये भटक चुके हैं क्योंकि इन्हें इस बात से कहीं ना कहीं परहेज है कि नहीं, विडंबना ये है कि उन्हें उनका भटकाव नजर नहीं आ रहा है। 2022 में मुंह की खाने के बाद भी इनको अपना भटकाव नजर नहीं आ रहा है और ये आज भी उसी ट्रैक पर है और 2024 जीतने का दावा करते हैं। बहरहाल जनता सब देख रही है। शबनम जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं तहखाने में बंद इन लोगों के कारनामे इनको कहीं ना कहीं हताशा में डाल रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से अगर तहखाने के और कमरे के बंद राज खुल जाएंगे तो इनके जो वोट की राजनीति थी, विभिन्न धर्मों को लड़ाकर जो वोट की राजनीति करते थे, उस पे कहीं ना कहीं आप लोग एक समय पर बोल रहे हैं, जब आप समय दिया जाता है भदौरिया जी, तब तो आप विषय पर बोलते नहीं है। दूसरे पैनलिस्ट के पीछे आपको बोलना है। पार्टी का क्या स्टैंड है वो नहीं साफ करेंगे। अनुराग भदौरिया अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं साफ करेंगे, ये आप भी जानती है शबनम जी। मैं कई तरीके से सवाल पूछ चुकी हूँ, वो नहीं साफ करेंगे। वो सिर्फ नींबू दिखाएंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे, वो उन विषयों को उठाएंगे जिनको चुनाव में उठा चुके हैं, जनता इसका जवाब सुना चुकी है, क्योंकि उनका मकसद है विषय पर ना बोलना, डिबेट को भटकाना। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। वो अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रिगेडियर रणजीत ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है, साथ ही नौचंदी मेले में सुविधाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधक है, एक बैरियर माना जाता था। देश के विकास का सबसे बड़ा बैरियर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ की कनेक्टिविटी के बारे में 12 लेन का एक्सप्रेसवे तो बताया, रैपिड रेल का ही बताया, गंगा एक्सप्रेसवे भी आपकी पूरब की दूरी को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ता हुआ यह क्षेत्र, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते हुए देश के अंदर अग्रणी भूमिका के रूप में इस क्षेत्र को एक बार फिर से नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। जन आस्था का सम्मान करते हुए भी कैसे हम आपसी सम्मान और सौहार्द के साथ कार्यक्रम कर सकते हैं,
उत्तर प्रदेश ने देश को दिखाया है भी। रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से 25 करोड़ की आबादी शांतिपूर्ण तरीके से सम्मानजनक ढंग से इस आयोजन को मना सकती है। यह उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने, देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमत जयंती के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की और अनावश्यक माइक भी हट सकते हैं और उसके माध्यम से होने वाले शोरगुल को भी हम मिलकर के संवाद के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया नमूना प्रस्तुत किया है और उत्तर प्रदेश ही है संवाद के माध्यम से अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी बल्कि अपनी इबादत गांवों में ही होगी। यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। जो लोग आज हम में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, हमें उनके उन मंसूबों को तोड़ना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। तमाम ऐसे लोग जो आज भी गुलामी के कालखंड की ओर हमें धकेलने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा और वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास करते हुए एक नए भारत के उस मानचित्र को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।